Assalamualaikum. I am Dr. Ikrafzal, consultant internal medicine. I am here to guide you people as a mentor to attempt your exam. Basically, I am here to guide you about the FCPS Part 2 exam and the IMM exam. What are the study materials and what are the MCQ books which are to be used and how you have to attempt the exam. Firstly, मैं थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करूँगी इस बारे में बिकॉज़ नॉलेज हम सबके पास बहुत ज़्यादा होता है, बस हमने उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है टू पास द एग्ज़ाम। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोगों ने चीज़ों को हम सेपरेट करना है फ्रॉम द क्लिनिकल प्रैक्टिस। लाइक एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना एक और चीज़ होती है और आप क्लिनिकली जो नॉलेज को अप्लाई कर रहे होते हैं वो एक और चीज़ होती है। हमने गाइडलाइंस को लेके चलना होता है, हम लोगों ने उनको शो करवाना है कि हम लोगों को पता है कि हमने पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, हमने पेशेंट को मैनेज किस तरह करना है। अब यहीं पे आके कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हम लोगों के यहाँ पे सब जीबी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोएक्स होते हैं। मेडिसन उसको बहुत ही लाइट लिया जाता है। बेसिकली इट्स अ वेरी डीप फील्ड। आपको बहुत डीपली हर चीज़ को सोचना पड़ता है। मतलब आपके पास टॉपिक्स वही होंगे, कॉमन टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने उसको डीपली लेके चलना है कि मैंने आगे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है। और मेरा मेन फोकस यहाँ पे यही होगा कि मैंने आपको बुकिश नॉलेज नहीं देना, मतलब वो आप सबके पास बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम रह गया हुआ है, तो मैंने आपको बुक्स नहीं पढ़ानी। मैंने जस्ट उस बुक में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक विच आर हाई यील्ड टॉपिक्स फॉर द एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने वो वाले टॉपिक्स निकाल के और उसमें से जो MCQs एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं वही टॉपिक्स बार बार उन्हीं में से MCQs बनते हैं। कभी वो MCQ को किस तरह से बना लेते हैं उसी टॉपिक में से, कभी उसकी फ़र्स्ट लाइन में से MCQ बन जाएगा, कभी उस टॉपिक की लास्ट लाइन में से MCQ बन जाएगा, कभी उसकी इन्वेस्टिगेशन में से बन जाएगा, कभी ट्रीटमेंट में से बन जाएगा, कभी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स पूछ लेंगे। तो आपने उस टॉपिक को किस तरह उसकी एक एक लाइन पे फोकस करना है कि अगर उस टॉपिक में से आपको MCQ आ जाए तो आप वो अटैम्प्ट कर लें। चीज़ें हमारी नज़रों से गुजर रही होती हैं, लाइक वी सी दोज टॉपिक्स, हम उनको बार बार रीड भी कर रहे होते हैं, लेकिन सम थिंग्स जो है ना हमारा ब्रेन उसको मिस कर देता है। और वो जब एक कंफ्यूजिंग वे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को वहाँ से अटैम्प्ट नहीं हम कर पा रहे होते, हालांकि हमने वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह पढ़ा होता है। अब मेरे एक्सपीरियंसेस मैं थोड़े शेयर करना चाहूँगी पहले, फिर हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। लाइक मैंने IMA एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम हो गया पहले अटैम्प्ट किया था। उस टाइम जो चॉइस ऑफ बुक्स थी वो और थी, अब मेरे जूनियर्स और बुक्स पढ़ रहे होते हैं। बट लाइक इट वाज अ टफ़ एग्ज़ाम। मुझे IMA दे के पता चला कि IMA इस तरह का है तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम पता नहीं किस तरह का होगा। खैर पास हो गया। उसके बाद मैंने पार्ट 2 एग्ज़ाम दिया। रिटन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गया था और उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। अब पढ़ा मैंने था, लेकिन मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। मुझे गाइडेंस क्या दी गई थी मेरे सीनियर्स की तरफ से कि आपने CMDT पढ़नी है, आपने उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और उसके बाद एंड पे आपने जितने आपसे MCQs हो सकें। मैंने अपना मेन फोकस CMDT को रखा था। मेरा बहुत टाइम उस पर वेस्ट हुआ और उसके बाद मेरे पास कम टाइम रह गया था कि मैं कोई क्वेश्चन बैंक करूं और MCQs या पास्ट पेपर्स बहुत अच्छी तरह करूं। और इन द एग्ज़ाम मुझे फ़ील हुआ कि मुझे टॉपिक्स आते थे, मैंने वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे, लेकिन मुझसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे। उस एक्सपीरियंस से मैंने ये लर्न किया कि मुझे अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी चेंज करनी है। द नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने CMDT को छोड़ दिया। मैंने एक क्वेश्चन बैंक यूज़ किया, उसको 2 टाइम्स रिवाइज़ किया, मतलब एक रीड दी और फिर सेकंड रीड दी, और उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन बैंक्स रखे, MCQ बुक्स जो हमारी लोकल MCQ बुक्स हैं, और एंड पे मैंने पास्ट पेपर्स की फ़ाइल्स रखी। और इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन करके मेरा वो वाला रिटन अटैम्प्ट पास हो गई थी। अब बात यह है कि बुक्स, पीपल आर आस्किंग मी, कल से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि IMM के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, पार्ट 2 के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करनी है। बेसिकली मेडिसिन के सिलेबस सेम होता है, आपके टॉपिक सेम होते हैं फॉर IMM एंड पार्ट 2। सिर्फ ये होता है कि आपका डिफ़िकल्टी इंडेक्स चेंज हो जाता है। IMM में वो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेंगे, वैसे तो IMM का पेपर भी ईजी नहीं होता।
बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पूछी गई होती, उसमें भी उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस जो हैं टफ़ होते हैं। लेकिन पार्ट 2 अगर आप देखें तो उसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स और डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया होता है, बिकॉज़ दे आर थिंकिंग कि अब आप कंसल्टेंट बन रहे हैं, आपकी कंसल्टेंट अप्रोच होनी चाहिए, आपने पेशेंट को मतलब आपने पेशेंट का बेनिफिट करना है, आपने उसको इन्वेस्टिगेट इस तरह करना है कि आप उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप उसके एक्सपेंसेस ना लगवाएं बहुत ज़्यादा, और आप उसको इन्वेस्टिगेट भी कर लें। और फिर जब आपने मैनेज करना है तो आप उसको इस तरह मैनेज करें कि पेशेंट को बेनिफिट हो। बेसिकली तो अप्रोच ये होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस की, यही वो आपसे चाह रहे होते हैं एग्ज़ाम में। तो पार्ट 2 का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो जाता है, टॉपिक्स दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, वही टॉपिक्स IMM में आएंगे, वही FCPS पार्ट 2 में आएंगे, CBSP के हाई यील्ड फेवरेट टॉपिक्स हैं, उनका 80% पेपर उन्हीं में से बना होता है। बस वो टॉपिक क्या होता है कि कभी वो उसका एक आर्म पकड़ लेंगे, कभी वो दूसरा आर्म पकड़ लेंगे, कभी वो उसको किस स्टाइल से आपको प्रेजेंट कर देंगे पेपर में, और समटाइम्स एक ईजी टॉपिक को वो इतना कंफ्यूजिंग वे में MCQ बना के देते हैं कि हम लोगों से वो अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं बुक्स की तरफ। स्टडी मटेरियल हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूँगी कि जो बुक्स मैंने यूज़ की हैं आप भी वही बुक्स यूज़ करें। मुझसे बेसिकली थ्योरी बुक्स नहीं पढ़ी जाती थी, मैंने CMDT के बारे में आपको बता दिया हुआ है। मैंने जब अपना जो मेरा एग्ज़ाम पास हुआ था उस टाइम मैंने पास मेडिसिन की थी पार्ट 2। पास मेडिसिन का क्वेश्चन बैंक किया था, उसको मैंने एक रीड दी थी और फिर मैंने सेकंड रीड दी थी। कुछ टॉपिक्स मैंने पास टेस्ट से किए थे। उसके बाद मैंने सैफ़्रॉन की थी, सैफ़्रॉन को मैंने बहुत अच्छे तरह किया था, लाइक 2 रीड्स एटलीस्ट, और विज़डम सीरीज़ की थी, और फिर मैंने क्यू बैंक भी की थी एंड पे। ये वाली सारी चीज़ें की थी मैंने पार्ट 2 में। IMM में मैंने की थी पास मेडिसिन पार्ट 1, और उसके साथ मैंने मास्टर द IMM की थी, वो हमारे टाइम पे थी। अब बिकॉज़ मुझे काफ़ी टाइम हो गया है IMM अटैम्प्ट किए हुए, मेरे जूनियर्स केम नोट्स यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बैंक यूज़ करते हैं, रफ़ी नोट्स यूज़ करते हैं, सैफ़्रॉन यूज़ करते हैं। सैफ़्रॉन का भी फ़ायदा होता है IMM में, लेकिन ये है कि सैफ़्रॉन इज़ अ लेंथी बुक, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं IMM में। तो ये सब बुक्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। सब एक जैसे हैं, जितनी भी आपके पास ये बुक्स हैं जिसमें पास्ट पेपर्स हैं सब एक जैसी हैं। आपने बस थोड़ा सा ये फोकस करना होता है कि इनमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को आपने खुद रेफरेंस बुक से, अब यहाँ पे CMDT यूज़ होगी, आपने CMDT को यूज़ करके जो आपको MCQ लग रहा है कि ठीक नहीं है, आपने उसे कंफर्म करना है, तो आप CMDT को यूज़ करें। मैं अप टू डेट को यूज़ करती थी, मैंने अप टू डेट से उनकी करेक्शंस की हुई हैं, मेरे पास नोट्स हैं इन आर कोर्स। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करवाना है। इन आर कोर्स मैंने आपको पढ़ाना नहीं है, मैंने आपको ये नहीं बताना कि आपने कौन सी बुक पढ़नी है। यू ऑल आर स्टडिंग योर बुक्स। मैंने हाई यील्ड टॉपिक्स जो मैंने पढ़े थे एग्ज़ाम के लिए, मैंने वो हाई यील्ड टॉपिक निकालना है, उसमें से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड MCQs मैंने देखे थे पास पेपर्स में, मेरे पेपर्स में आए, मैंने उनको अटेम्प्ट किया। और जो मेरा क्लिनिकल नॉलेज था, जब मैंने क्लिनिकल एग्ज़ाम दिया है, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लगी थी कि वो रिटन एग्ज़ाम में आई हुई थी, वो सब चीज़ें मैंने आपको इम्पार्ट करनी है। उस टॉपिक में से 10 क्वेश्चंस बने हों, 12 बने हों या 2 बने हों, वो जितने मुझे मतलब मेरे पास जितना नॉलेज है उनका, वो मैंने आपको देना है। मेरा मेन स्ट्रेटजी ये है इस कोर्स को करवाने की, क्योंकि आप सब बुक्स पढ़ चुके हैं, आप लोग थ्योरी बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स एंड नोट्स पढ़ रहे हैं, अल-मग़रिबी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक पास मेडिसिन एंड पास टेस्ट। सब बुक्स एक जैसी हैं, सब में सेम चीज़ें हैं, कोई भी मेडिसिन की चीज़ चेंज नहीं होती, कोई टॉपिक चेंज नहीं होता, किसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होंगी, किसी के अंदर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट प्लान चेंज नहीं होगा। आपने वो बुक पढ़नी है जो आपको आप रिटेन कर सकें, तो इसलिए आप ऐसी बुक्स पढ़ें जो पॉइंट्स फॉर्म में हो, ताकि वो पॉइंट्स आप रिटेन कर सकें, और उसके बाद जब आपको उसमें से MCQ मिले आए तो आपको पता हो कि मैंने ये पॉइंट इसमें पढ़ा था। CMDT का प्रॉब्लम ये होता है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं, और उसके बाद वो आपको बता देगा कि आपने इसका एक्सरे कराना है, CT कराना है, MRI कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है वो, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि सबसे पहले आपने क्या चीज़ करवानी है, सबसे बेस्ट क्या चीज़ है, पेशेंट की मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी। ये सब चीज़ें आपको CMDT नहीं बताती। तो इस वजह से ऐसी बुक्स रखें जिससे आप नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको आप पेपर में अप्लाई कर सकें। तो
ये स्टडी मटेरियल्स हैं MRCP सीरीज़, जो भी आप करना चाहते हैं, अल-मग़रिबी नोट्स एंड नोट्स, CMDT कन्फर्मेशन के लिए, क्यू बैंक केम रिव्यूज़, सब अच्छी बुक्स हैं। सैफ्रॉन विज़डम पार्ट 2 के लोग पढ़ रहे होते हैं, और पास पेपर फाइल्स होती हैं कुछ, मतलब आपको पास पेपर्स इन सब बुक्स में से भी मिल जाते हैं। मैंने फ़ाइल्स भी अलग से की थी, मेरे पास मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने उनको किस तरह करेक्ट किया था और मैंने किस तरह उनका फिर टॉपिक्स को वो आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में स्टडी किया था। वो सब कुछ जितना मेरे पास नॉलेज है मैं इम्पार्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। यहाँ पे आके CPSP इज़ अ वेरी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत फेयर इनका एग्ज़ामिनेशन होता है, या फिर ये कि कोई चीज़ ऐसे जैसे आप कुछ टॉपिक्स कर लें। जस्ट लाइक मैंने अपने सीनियर्स से सुना था कि जो लोग मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो फेल होते थे, उनकी स्ट्रेटजी प्रिपेयर करने की ये होती थी कि हमने इंपॉर्टेंट यूनिट्स करना है, जस्ट लाइक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी और एक और चीज़ जो भी करना है हमने वो कर लेने हैं, और बाकी बस हम MCQs कर लेंगे, पास्ट MCQs, और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से हो जाएंगे। आपने ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करनी। आपने सोचना है कि आपने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना जो एग्ज़ाम में आ सकता है, बेशक वो डर्माटोलॉजी का ही क्यों ना हो। आपने ये सब यूनिट्स करने हैं, आपने कोई यूनिट इंपॉर्टेंट समझ के नहीं करना। CPSP में उन्होंने कोई भी क्वेश्चंस की वो नहीं दी होती कि वो कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से देंगे। कभी वो रेमाटोलॉजी में से बहुत ज़्यादा पेपर बना देते हैं, कभी वो इन्फेक्शियस में से। वो ऐसे टॉपिक्स को ले के चलते हैं जो उन्हें लग रहा होता है कि कैंडिडेट्स ने छोड़ा होगा। मैंने ये अपने एग्ज़ाम से मुझे ये लगा, जो मैंने पार्ट 2 एग्ज़ाम दिया था, उसमें उनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही था कि एन ओल्ड एज मैन विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उस क्वेश्चन का लिंक उस चीज़ से है या नहीं है, लेकिन उनकी फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। तो ये है कि आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। हर यूनिट आपने करना है, हर टॉपिक आपने करना है। इन माय कोर्स जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, मैंने आपको ये हाई यील्ड टॉपिक्स करवाने हैं। मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। लेक्चर सुनना बहुत मुश्किल होता है, उनको रिटेन करना मुश्किल होता है, आपने साथ पढ़ना भी होता है, आप लोगों के पास टाइम कम है। तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि जस्ट लाइक अगर मैं कार्डियोलॉजी से शुरू करती हूँ, तो मैंने कार्डियोलॉजी के हाई यील्ड टॉपिक्स एक टॉपिक लेना है, और उसमें से जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता देने हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन कौन से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बतानी है। और हर यूनिट जो है वो उसका इसी तरह का एक सिस्टम होगा। उसके बाद हम लोगों ने पास्ट पेपर्स करने हैं, पास्ट पेपर्स की रिवीजन्स होंगी, जितने मैंने खुद सॉल्व किए हैं, मैं जो फाइल्स और जो बुक्स की फॉर्म में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बार बार आ रहे थे, जो कंफ्यूज करते हैं, जो भूल जाते हैं, उनको करने की ट्राई करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और इसके बाद जो आप लोग खुद क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं, जस्ट लाइक लोकल MCQ बुक्स कर रहे हैं, जो आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे, जो समझ नहीं आ रहे होते, कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनको आप यू कैन आस्क एनी टाइम। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आस्क कर सकते हैं, और जितना मैक्सिमम मेरा नॉलेज है और जो मैं रिसोर्सेज यूज़ करके आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसमें मैं हेल्प करूँगी। थर्ड थिंग इज़ दिस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कभी भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारे पास रिकॉल्स होती हैं, हमारे पास पूरा MCQ नहीं होता। रिकॉल्स लाइक जो एग्ज़ाम दे के आएगा, हर बंदा आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि परसीव उन्होंने डिफरेंट किया होता है। वहाँ पे क्वेश्चन की इतनी लंबी स्टेम होती है कि समटाइम्स आप जो है जो फर्स्ट लाइन में उसने बात पूछी होती है ना, वो आप एंड तक आते हुए भूल जाते हैं। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन इंसान के गलत हो जाते हैं। तो हर कोई जिसने जिस तरह उस क्वेश्चन को परसीव किया हुआ है वो उस तरह आपको बताएगा आके। तो आपने उस चीज़ को फोकस नहीं करना कि इसका आंसर क्या है। जो MCQs आपको नज़र आते हैं, आपने देखना है वो किस टॉपिक से MCQ आया हुआ है, आपने उस टॉपिक को रीड कर लेना है और आपको उसके अंदर ही समझ आ जाएगी कि वो क्या पूछना चाह रहा था। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस और तरह होते हैं, रिकॉल्स हमें और तरह से मिल रही होती हैं, 100% सेम चीज़ नहीं होती। तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। रिगार्डिंग आपने एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट करना होता है, उसमें ये होता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपने जो क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने कभी भी उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। आप वहाँ पे कैलकुलेट करने बैठेंगे और वहाँ पे लाइक आपका आंसर कभी भी मैच नहीं हो रहा होता।
अब ये है कि आपने उन क्वेश्चंस को या तो आप पहले छोड़ दें, आप पहले बाकी सारा पेपर करें, जब आपके पास टाइम होगा तो उस टाइम आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। मतलब आपने जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपने उसको लेके नहीं बैठे रहना, आप आगे उससे स्किप करके जाएं और पहले जो आप अगले क्वेश्चंस करें ताकि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। उसके बाद आप पीछे आएँ और देख लें जो आपसे नहीं हो रहा। जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, 100% एग्ज़ाम स्पेशलिटी का किसी को भी नहीं आता होता, ये टफ़ एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको 80-85% मैक्सिमम एग्ज़ाम आता होता है, सबके साथ यही होता है। तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना, आपने अपना टाइम मैनेज करना है, आपने एमसीक्यूज़ छोड़ के नहीं आने। बहुत से एमसीक्यूज़ हमें लग रहा होता है हमें नहीं आते, वो आके ठीक हो जाते हैं, और बहुत से हमें लग रहा होता है कि हम करेक्ट करके आए हैं, वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी। अब ये बुक्स और ये सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है। Some people were asking me about the IMM प्रेपरेशन भी सेम है, टॉपिक सबके सेम है। IMM का डिफ़िकल्टी इंडेक्स कम होता है, डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी IMM का एग्ज़ाम मुश्किल ही होता है। पार्ट 2 का डिफ़िकल्टी लेवल उससे बहुत हाई हो जाता है। तो आपको बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी ए कंसल्टेंट, सो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी एग्ज़ाम प्रेपरेशन भी एज़ अ कंसल्टेंट होनी चाहिए। अब अगर आप टॉक्स की बात करें, थोड़ा सा उस पर अगर डिस्कशन करें हम, तो टॉक्स इज़ लाइक जब मैंने टॉक्स की प्रिपरेशन की तो आईएमएम का तो ये सीन है कि अंदर ही क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होता है, और वही आपने स्टेशन वाइज प्रिपरेशन करनी होती है तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप एक्सरेज करें अलग, फिर आप ईसीजीज करें, उसके बाद आप वो काउंसलिंग वाले स्टेशंस करें, फिर आप गाइडलाइंस करें क्योंकि गाइडलाइंस भी आने, फिर आप एमरजेंसीज एंड पॉइजनिंग्स करें, और उसके बाद सिनेरियो तो थ्योरेटिकल नॉलेज बेस होता है जो हम रिटर्न में कर चुके होते हैं। साथ आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, ये आईएमएम टॉक्स का होता है। जो पार्ट 2 का टॉक्स होता है उसमें आपके क्योंकि क्लिनिकल अलग होता है, और जो मैंने अभी रिसेंट टॉक्स दिया इट वाज क्वाइट टफ़। कोई पास पेपर्स वाले टॉक्स के वो स्टेशन नहीं थे एक्सेप्ट द ईसीजी एंड एक्सरे। बहुत अजीब सिनेरियोज़ थे, 10 लाइंस के सिनेरियोज़ थे, समझ नहीं आ रही थी, बहुत रेयर टॉपिक्स थे। जस्ट लाइक वन वाज फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपोकैल्सीमिया, second was tropical celiac disease, tropical sprue. Third was acquired hemophilia. Fourth one was atrial septal defect, which was like pulmonary hypertension, और वो दोनों डिफरेंशियल्स बन रहे थे उनके। एंड वन वॉज सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, बहुत वेग सिनेरियो था वो। और एक बाकी आगे वेडिस्टम मैक्रोग्लोबिनीमिया। और ये एग्जामिनर्स आपके टॉक्स के, कभी आपको एग्जामिनर्स अच्छे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। कुछ एग्जामिनर्स बहुत ब्लैंक फेस के साथ, मास्क फेस के साथ बैठे होते हैं, और आप सिनेरियो को गलत परसीव करके अपना डायग्नोसिस भी रॉन्ग बनाते हैं। वो आपको इस तरह शो करवाता है कि आप ठीक कर रहे हैं, और इंसान को लगता है मेरा स्टेशन ठीक हो गया, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा माइंड इस तरह प्रिपेयर करना है कि टॉक्स भी एक बहुत टफ़ चीज़ है। हम ज़्यादा क्लिनिकल पे फोकस करते हैं, आपने टॉक्स पे फोकस करना है। बाकी क्लिनिकल एग्ज़ाम के बाद वी विल डिस्कस इट विद, मतलब ये बहुत लंबा हो जाएगा आगे। वो अपनी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, और क्लिनिकल नॉलेज होता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और आपके स्किल्स होते हैं, और किस्मत होती है। एट द एंड मैं ये बात करना चाहूँगी कि मुझे बाकी स्पेशलिटीज़ का नहीं पता। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, मेडिसिन वाज FCPS पार्ट 2 मेडिसिन वाज अ टफ़ एग्ज़ाम। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। मैंने इसमें सफ़र भी किया, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई, मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई। मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में भी गई, लाइक पहले रिटर्न और उसके बाद क्लिनिकल, एंड क्लिनिकल भी ये कोई मतलब बहुत कम लोग होते होंगे, मुझे नहीं पता, जो लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं पास, लेकिन मैंने भी मल्टीपल अटैम्प्ट्स दी हैं, मेरी 2 to 3 अटैम्प्ट्स। सो इट वाज़ अ लॉन्ग टाइम, इट वाज़ अ लॉन्ग जर्नी। ये इसमें से हम सब गुज़रते हैं, कोई भी किसी को भी ये नहीं होता कि वो उसको पहले से ही सब कुछ आता हो। ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी किस्मत होती है कि उस टाइम हमें कौन से एग्जामिनर्स और कौन से पेशेंट्स मिल रहे हैं, और उस टाइम अपने नर्व्स पे कितना कमांड है हमें, हम कितना परेशान हो रहे हैं। तो ये सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। पीपल आर डिप्रेस्ड, वो कह रहे हैं मेरी सेकंड अटैम्प्ट है, कोई कह रहा है कि मैं मिस हो गया था, थर्ड अटैम्प्ट है, या फिर प्रिपरेशन नहीं है। तो
आपने बस मतलब आपने करना है, आपने ये सोचना है यू हैव टू फाइट। वहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सीन होता है। हर बंदा तैयारी करके जाता है, हर कोई पढ़ता है, हर किसी ने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी होती हैं, प्रैक्टिस की होती है सब कुछ, लेकिन वही बात है कि पास जो बस जिसका टाइम है उसने पास होना है, और वो जो फिटेस्ट होगा वो पास हो जाएगा। आपने अगर फेल हुए हैं तो हर चीज़ अपनी किस्मत पे नहीं डालनी। आपको मतलब किस्मत तो हम ब्लेम कर देते हैं, लेकिन कोई भी इंसान आके बार बार आपसे ये नहीं आपको इस बात पे वो नहीं करेगा, हेल्प आउट नहीं करेगा। आपने खुद ही खुद को हेल्प आउट करना है। अगर आप फेल हुए हैं तो आपने देखना है कि आपकी डेफिशिएंसी किधर थी। अगर आप रिटन में फेल हुए हैं तो आपकी डेफिशिएंसी किधर थी, और अगर आप क्लिनिकल में फेल हुए हैं तो आपकी डेफिशिएंसी किधर थी। उस डेफिशिएंसी को आपने खुद सॉल्व करना है और आपने खुद उस पर वर्क करना है। कोई आके आपको हेल्प नहीं करेगा। जितनी जल्दी आप इस चीज़ को समझ लेंगे उतनी जल्दी आप लोग पास हो जाएंगे। और आई विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। बस ये है कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट वाला सीन होगा। मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, वी हैव आवर प्रोफेशनल लिमिट्स, उसमें रह के अगर हम चलेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड एंड ईजी एंड फ्रेंडली फॉर ऑल ऑफ अस। मैं हेल्प करने को हर टाइम रेडी होती हूँ। आप मुझसे कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज़, कोई पास्ट MCQs, कोई टॉपिक्स जो भी आप शेयर करना चाहें ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेसिफिकली ऑन द ग्रुप। जब क्योंकि आप पर्सनल मैसेजेस करते हैं अलग से, तो मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो वो हर किसी को हेल्प आउट करेगा, क्योंकि फिर लोग बार बार वही क्वेश्चन करेंगे जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, सबके लिए कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करूँगी कि जितना नॉलेज मेरे पास है, जितने मैंने सोर्सेज यूज़ किए थे, वो मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको मैक्सिमम हेल्प आउट करूँ। बाकी ये है कि 100% नॉलेज मेडिसिन का किसी के पास भी नहीं होता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों की प्रेपरेशन अप टू द मार्क हो। और मैं आप लोगों को जितने मैक्सिमम टॉपिक्स करवा सकती हूँ विच आर फेवरेट इन द CPSP, और जिनमें से 80 to 90% एग्ज़ाम आता है, वो हम इस टाइम बहुत कम है लेकिन उसमें हम लोग कवर कर लें और उनकी प्रैक्टिस भी कर लें, और ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आई विल बी देयर टू हेल्प। थैंक यू।